हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टडीज़ एरा में। आज का हमारा टॉपिक है फार्माकोकाइनेटिक्स। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि फार्माकोलॉजी क्या होता है। फार्माकोलॉजी की दो ब्रांचेज होती हैं। पहला है फार्माकोकाइनेटिक्स, दूसरा फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स मीन्स व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, यानी हमारी बॉडी ड्रग के साथ कैसा बिहेव करती है, यानी ड्रग किस किस प्रोसेस के थ्रू होके हमारी बॉडी से गुजरता है। दूसरा है फार्माकोडायनेमिक्स, यानी व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, यानी दवा का हमारी बॉडी में जाने के बाद कौन कौन सा मैकेनिज्म होता है। तो आज हम जानेंगे डिटेल में फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स फार्माकोलॉजी की ही एक ब्रांच है, जिसमें हम ये स्टडी करते हैं कि हमारी बॉडी ड्रग के साथ कैसा बिहेव कर रही है। यानी हम दवा ले रहे हैं, ड्रग ले रहे हैं, तो दवा लेने के बाद जो दवा है वो किस किस प्रोसेस के थ्रू होके हमारी बॉडी में गुजरता है, यानी एंट्री से लेके वो जब तक एलिमिनेट ना हो जाए वो पूरा प्रोसेस क्या है, यही है हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स को मेनली 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसे हम ADME के नाम से जानते हैं। ए मीन्स होता है एब्जॉर्प्शन, डी मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन, एम मीन्स मेटाबॉलिज्म, ई मीन्स एलिमिनेशन। आइए हम जानते हैं डिटेल में ADME के बारे में। सबसे पहले जानते हैं ए मीन्स एब्जॉर्प्शन। तो आइए जानते हैं सबसे पहले एब्जॉर्प्शन होता क्या है। एब्जॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ड्रग को लेने के बाद वो एब्जॉर्ब होता है और उसके बाद हमारे ब्लड में पहुंचता है। इसी प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। जैसे अगर हम ओरली कोई भी दवा ले रहे हैं तो वो हमारे GIT में जाके एब्जॉर्ब होगा, यानी अवशोषित होगा। अवशोषित होने के बाद वो धीरे धीरे जाएगा हमारे ब्लड में। इसी प्रोसेस को बोला जाता है एब्जॉर्प्शन, यानी जब ड्रग लेने के बाद वो एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड में पहुंच जाए, इस प्रोसेस को बोला जाता है एब्जॉर्प्शन। कई सारे फैक्टर होते हैं जो कि हमारे एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं, जैसे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैसे अफेक्ट करेगा, जैसे अगर ओरली हम दवा ले रहे हैं तो ये धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब होने के बाद ही हमारे ब्लड में जाएगा। लेकिन अगर हम दवा नस के थ्रू ले लें, यानी इंट्रावीनस रूट से ले लें, तो क्या होगा, तो जो दवा इंट्रावेनस रूट से ली जाएगी ये दवा एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के थ्रू नहीं होती है, यानी वो बस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है और एलिमिनेशन होता है, यानी उस दवा का बस DME प्रोसेस होता है, ए प्रोसेस नहीं होता, यानी एब्जॉर्प्शन प्रोसेस नहीं होता। वैसी दवा का एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होगा जो हमारे GIT के थ्रू जाएगी। इसमें हमारा ड्रग हमारे GIT से एब्जॉर्ब होता है, उसे ही हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन। पहला हो गया एब्जॉर्प्शन, हमारी जो दवा है वो एब्जॉर्ब होके, यानी GIT से एब्जॉर्ब हुई, उसके बाद चली गई ब्लड में। अब होगा डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स जो भी हमारी दवा है वो ब्लड के थ्रू हमारे जो अफेक्टेड टिश्यू है वहाँ तक कैसे पहुँच रही है, वहाँ तक कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। यानी अगर मान लिया जाए कोई भी हमारे पर्टिकुलर टिश्यू में पेन हो रहा है, ठीक है, यानी मान लीजिए पैर में दर्द है, हाथ में दर्द है, पीठ में दर्द है, यानी एक पर्टिकुलर टिश्यू में पेन हो रहा है, वहाँ तक दवा जाएगी कैसे, वो जाएगी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस के थ्रू। हमारी दवा गई ब्लड में और ब्लड छोटी छोटी कैपिलरी के होते हुए जाएगा उस पर्टिकुलर टिश्यू तक, और जहाँ पे पर्टिकुलर टिश्यू में पेन हो रहा है वहाँ तक दवा पहुँचेगी और अपना एक्शन शो करेगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन कई सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, लाइक ब्लड फ्लो, टिश्यू परमिएबिलिटी एंड प्रोटीन बाइंडिंग। ब्लड फ्लो, यानी अगर ब्लड फ्लो अच्छा रहा तो जो दवा है वो जल्दी पहुंचेगी, या फिर टिश्यू परमिएबिलिटी। टिश्यू परमिएबिलिटी यानी जो हमारा टिश्यू में जो दवा की पारगम्यता है, यानी दवा कितने तेज़ी से
टिश्यू को पार करके अफेक्टेड साइट पे पहुंच सकती है। तो जिस टिश्यू की परमिएबिलिटी अच्छी होगी वहाँ तक दवा जल्दी पहुँचेगी, अच्छी मात्रा में पहुँचेगी। नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म को बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी कहा जाता है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन नाम से ही पता चल रहा है, ये ट्रांसफॉर्म होता है यानी बदलता है। ठीक है, किसको बदलता है? यानी जैसे हम कोई भी दवा ले रहे हैं, ठीक है, अब कोई भी दवा ले रहे हैं वो लिपिड सॉल्युबल है, यानी लिपिड में ही घुलनशील है। अगर लिपिड में घुलनशील होगी तो ही हमारा टिश्यू परमिएबल होगा। वाटर सॉल्युबल जो ड्रग होता है वो टिश्यू परमिएबल उतनी अच्छी मात्रा में नहीं होता, लेकिन जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग होता है वो अच्छे मात्रा में टिश्यू परमिएबिलिटी उसकी होती है, यानी अफेक्टेड एरिया में ज़्यादा तेज़ी से और अच्छी मात्रा में पहुंचता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर देखा जाए तो अगर आपका हाथ है, हाथ पे अगर पानी रगड़ें तो क्या होता है? अवशोषित होता है, एब्जॉर्ब होता है, आपके स्किन में नहीं होता। लेकिन अगर ऑयल रगड़ें या क्रीम रगड़ें तो धीरे धीरे क्या होता है? वो अवशोषित हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा टिश्यू है, सेल है, वो लिपिड रिच है, यानी लिपिड की मात्रा उसमें ज़्यादा है। तो क्या करेगा? वाटर को अट्रैक्ट नहीं करेगा, यानी वाटर का विरोध करेगा। तो जो वाटर सॉल्युबल ड्रग हैं वो हमारे टिश्यू में परमेबिलिटी उनकी कम होती है, और जो लिपिड सॉल्युबल हैं उनकी परमेबिलिटी ज़्यादा होती है। लेकिन बायो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होता क्यों है? केमिकली मॉडिफाइड करने के लिए। जो दवा है उसको केमिकली मॉडिफाइड करने के लिए। होता क्या है? जब हमारा जो दवा है वो अफेक्टेड टिश्यू तक चली जाती है, अफेक्टेड टिश्यू जाने के बाद वहाँ से जब वापस आती है तो लिपिड सॉल्युबल होती है, और जब लिपिड सॉल्युबल अगर हमारी दवा होगी तो उसका एलिमिनेशन नहीं हो सकता, क्योंकि वो किडनी द्वारा रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। इसीलिए जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग है उसको बायो ट्रांसफॉर्म करके यानी केमिकली मॉडिफाइड करके उसको वाटर सॉल्युबल बनाया जाता है। और वाटर सॉल्युबल होने के बाद ये फ़ायदा होता है कि हमारी किडनी से वो आसानी से एलिमिनेट हो जाता है। इसीलिए मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है, यानी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस का मतलब कि केमिकली मॉडिफाइड किया जाता है जिससे लिपिड सॉल्युबल ड्रग चेंज हो जाए वाटर सॉल्युबल ड्रग में, और वाटर सॉल्युबल ड्रग में चेंज होने के बाद वो आसानी से एलिमिनेट हो जाता है। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन नाम से पता चला है, एक्सक्रीट आउट होना, यानी जो दवा है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाना, रिमूव हो जाना। तो जो भी मेटाबोलाइट बन गया है, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के बाद क्या होता है? मेटाबोलाइट्स बनता है, यानी जो दवा है वो क्या होता है? केमिकली मॉडिफाइड होता है, यानी मेटाबोलाइट्स बनता है, और वो मेटाबोलाइट्स वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट हो गया। इसके वजह से वो हमारे किडनी से फिल्टर हो जाता है, यानी वो यूरिन के थ्रू या फिर फीसेस के थ्रू या फिर बाइल के थ्रू वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रीशन। यही 4 पार्ट में डिवाइड है, मेनली ADME, यानी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। ये चारों पार्ट को हम अगले वीडियो में एक एक करके पर्टिकुलरली डिटेल में देखेंगे। आइए चलते हैं अगले टॉपिक पे। देखिए, जो हमारा ADME प्रोसेस है उसी को एक चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। जैसे देखिए चित्र में एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी हमने दवा ली, यानी ओरली दवा खाई। उसके बाद एब्जॉर्प्शन प्रोसेस हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, मेटाबॉलिज्म हुआ और लास्ट में एक्सक्रीशन हुआ। आइए देखते हैं ADME के टेबल के बारे में। एक ये समरी टेबल है। जैसे कोई प्रोसेस है, उसका मेजर साइट क्या है, मतलब कहाँ पे वो प्रोसेस मेनली होता है। जैसे एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस में मेनली क्या होता है? एंट्री इनटू ब्लड स्ट्रीम, यानी दवा हमारे ब्लड में एंट्री करती है। मेजर साइट क्या होता है, यानी कौन से साइट से एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है? मेनली GI ट्रैक्ट, यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और स्किन।
दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिस्ट्रीब्यूट होना, बंटना, यानी जो दवा है वो डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू तक कैसे पहुंच रही है। तो क्या होगा, मूवमेंट टू टिश्यू एंड ऑर्गन, वही है जो मैंने आप लोगों को बताया अभी कि मूवमेंट होता है, कैसे कैसे टिश्यू तक और ऑर्गन तक वो दवा हमारी जाएगी, मूवमेंट होगा तभी जाएगी। मेजर साइट क्या है, ब्लड एंड टिश्यू। आप लोगों को पहले ही बताया कि ब्लड में वो हमारी दवा पहुंच गई एब्जॉर्प्शन के बाद, और ब्लड के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू तक जाती है। तीसरा है मेटाबॉलिज्म। आप लोगों को जैसे बताया केमिकल मॉडिफिकेशन होता है इसमें, यानी बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। क्यों होता है, दवा को वाटर सॉल्युबल बनाने के लिए होता है। अगर वाटर सॉल्युबल बनाएंगे तो ही उसका एलिमिनेशन होगा। अगर लिपिड सॉल्युबल रहेगा दवा तो फिर से किडनी द्वारा वो रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, यानी पुनः अवशोषित कर लिया जाएगा। इसकी मेजर साइट होती है लीवर, मेनली लीवर होता है, लेकिन अदर साइट से भी ये प्रोसेस होता है, जैसे स्किन हो गया, टिश्यू हो गया, ये सारा साइट भी मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस करती है। एट द लास्ट है एक्सक्रीशन। इसका मतलब रिमूवल फ्रॉम द बॉडी, यानी जो दवा है उसको वाटर सॉल्युबल बना के जो दवा हमारे यूज़ में नहीं है वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। मेजर साइट इसमें किडनीज और लीवर होता है। आइए जानते हैं क्लिनिकल रिलेवेंस के बारे में, यानी फार्माकोकाइनेटिक्स अगर हम पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे तो हमें किन किन चीज़ों का फ़ायदा होगा, हम क्या क्या चीज़ सीखेंगे, क्या क्या नई नई चीज़ें जानेंगे। सबसे पहला डिटरमाइनिंग डोजिंग रेजिमेन, यानी हमें ये पता चलेगा कि हम कितने डोज में दवा दें, कितने टाइम टू टाइम दें। दूसरा है प्रेडिक्टिंग ऑनसेट, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ ड्रग एक्शन, यानी अगर हम फार्माकोकाइनेटिक स्टडी करते हैं तो हमें ये नॉलेज मिलता है कि जो दवा है उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन क्या है, यानी कितनी तेज़ी से हमारी बॉडी में काम कर रहा है, कितनी मात्रा में काम कर रहा है, या फिर कितने देर तक काम कर रहा है, उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या है, मतलब कितने देर तक वो काम कर रहा है उसके बाद उसका असर खत्म हो जा रहा है। नेक्स्ट है अवॉइडिंग टॉक्सिसिटी एंड इंश्योरिंग इफिकेसी, यानी अगर हम फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ेंगे तो हमें ये नॉलेज मिलेगा कि कैसे दवा की टॉक्सिसिटी को अवॉइड किया जा सके, या फिर उसकी इफिकेसी को बढ़ाया जा सके, सुनिश्चित किया जा सके कि कैसे दवा को इफेक्टिव बनाया जाए। नेक्स्ट है एडजस्टिंग डोजेज इन स्पेशल पॉपुलेशन, एल्डरली, चिल्ड्रेन, दोज विथ लिवर और किडनी डिजीज़, यानी हमें ये पता चलेगा कि हम डोज को एडजस्ट कैसे करें डिफरेंट काइंड ऑफ पॉपुलेशन में। जैसे अगर जो बूढ़े लोग हैं उनका जो बॉडी का सिस्टम होता है थोड़ा सा वीक हो गया होता है, या फिर जो हमारा ड्रग है वो बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट कर गई होती है, इसलिए उनको जो डोज है वो कभी कभी बढ़ा के दिया जाता है, क्योंकि उनका जो टिश्यू है, जो ब्लड है और जो दवा है उसके प्रति जो दवा है वो पेनिट्रेट हो गई होती है। बच्चों में कम डोज की दवा दी जाती है, या फिर जिनको लीवर या फिर किडनी डिजीज़ है तो ऐसी दवा उन्हें नहीं दी जाती जो उनके लीवर या फिर किडनी पे गलत असर डालें। कंक्लूज़न अगर देखें तो फार्माकोकाइनेटिक्स साइंटिफिक बेस्ड नॉलेज प्रोवाइड कराता है कि हम दवा का कैसे अच्छे से यूज़ करें, कितनी मात्रा में करें, कितने दिन पे करें, एक दिन में कितनी बार दवा दें, ये सब फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ने के बाद हमें नॉलेज मिलती है। आइए जानते हैं कुछ कॉमन टर्म के बारे में। सबसे पहला टर्म है हाफ लाइफ, जिसको हम टी हाफ से डिनोट करते हैं। देखिए, द टर्म रिक्वायर्ड फॉर द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग टू डिक्रीज बाय 50%, यानी अगर हम दवा लिए वो हमारे ब्लड में जाने के बाद 50% ही रह गई, यानी ऐसा टाइम जिसमें हमारी दवा जब हमारे ब्लड में गई तो 50% यूज़ हो गई और लास्ट में बची सिर्फ 50%, इसे बोलेंगे हाफ लाइफ। ये क्यों हाफ लाइफ स्टडी किया जाता है या क्यों इसकी जानकारी ली जाती है? क्योंकि अगर हमें पता चल जाएगा कि
कब हमारी दवा का कंसंट्रेशन 50% हो गया, 50% हो गया, यानी हमारी दवा की हाफ लाइफ क्या है, तो हमें अगला डोज कब देना है उसके हिसाब से हम उसका तय कर सकते हैं कि अगला डोज कब देंगे या उसकी इफिकेसी क्या होनी चाहिए। इससे हम हाफ लाइफ स्टडी करने से हम टॉक्सिसिटी को रिड्यूस कर सकते हैं, यानी दवा की टॉक्सिसिटी नहीं होने देंगे। दूसरा है बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी यानी हमारी बायो में अवेलेबल, बायो मतलब समझ लीजिए ब्लड, उसमें कितने मात्रा में बिना चेंज हुए ड्रग पहुंच जा रहा है। जैसे हम दवा लिए ओरली, तो जैसे दवा है उसका अलग अलग बायोअवेलेबिलिटी होगी, यानी एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड में पहुंचेगा। कोई दवा 85% पहुंचेगी, कोई दवा 90%, कोई 95%, लेकिन ओरली जो दवा ले रहे हैं उनका 100% नहीं होगा, यानी उसकी बायोअवेलेबिलिटी 100% नहीं होगी। लेकिन जो आईवी के थ्रू दवा ले रहे हैं, यानी वेन में ले रहे हैं जो दवा, उसकी बायोअवेलेबिलिटी 100% होगी। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट हमारे ब्लड में पहुंचता है। नेक्स्ट देखते हैं ऑनसेट ऑफ एक्शन, यानी हमारी जो दवा है उसका एक्शन कब शो कर रहा है, कितनी देर में कर रहा है। जैसे हम दवा लिए, हमारे जैसे सर में पेन हो रहा है, दवा लिए कितनी देर में ठीक हो गया, मतलब कितनी देर में अपना एक्शन शो करने लगा, वो होता है ऑनसेट ऑफ एक्शन। पीक, सी मैक्स एंड थ्रू, यानी इसको बोलते हैं हाईएस्ट एंड लोएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द ब्लड, यानी अगर हम दवा लिए तो उसका कंसंट्रेशन हमारे ब्लड में कब हाईएस्ट है और कब लोएस्ट है। जैसे हम कोई दवा ले रहे हैं ओरली, वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब होने के बाद पूरी तरह से जब ब्लड में पहुंच जाएगा वो होगा उसका हाईएस्ट कंसंट्रेशन। क्यों? क्योंकि जो दवा है वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो गई है और पूरी तरह से हमारे ब्लड में अवेलेबल है, तो वो होगा हाईएस्ट कंसंट्रेशन। और यूज़ होने के बाद जब लास्ट में जो थोड़ा सा दवा हमारे ब्लड में बचती है, यानी सबसे कम दवा बचती है, उसको बोलते हैं लोवेस्ट कंसंट्रेशन, यानी सबसे कम मात्रा में हमारे ब्लड में वो दवा बची। नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। नाम से पता चल रहा है ड्यूरेशन, यानी कितने टाइम तक वो अपना एक्शन शो कर रही है, यानी जब हम दवा ले रहे हैं तो वो कितने देर तक अपना डिजायर्ड इफेक्ट मेंटेन करके रख रही है। ठीक है, यानी मान लीजिए हमारा सर दर्द कर रहा है, हम दवा लिए, अब ये दवा 24 घंटे तक हमारा सर दर्द ठीक करके रखी, लेकिन 24 घंटे बाद फिर से हमारा सर दर्द होने लगा, तो क्या बोला जाएगा कि इस दवा का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितना था, 24 घंटे था, यानी इतने समय तक ये अपना इफेक्ट दे रही थी। तो ये होता है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे एब्जॉर्प्शन के बारे में, कौन कौन से फैक्टर उनको अफेक्ट करते हैं या क्यों हम एब्जॉर्प्शन की स्टडी करते हैं, इनके बारे में डिटेल में जानेंगे। उसके अगले वीडियो में डिस्ट्रीब्यूशन, उसके अगले वीडियो में मेटाबॉलिज्म, उसके अगले वीडियो में एलिमिनेशन के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसको पढ़ने के बाद हम अपने चैप्टर पे आएंगे और धीरे धीरे चैप्टर को ख़त्म किया जाएगा। आप सभी लोगों का लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।